नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो पिथौरागढ़ से है, जहां पर गुरुवार को बॉर्डर इलाकों का आर्मी चीफ एमएन नरवणे ने दौरा किया और इसके साथ ही आर्मी चीफ ने सेना के अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। वहीं आज आर्मी चीफ बॉर्डर इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी करने वाले हैं, तो आज बेहद व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। आर्मी चीफ का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, सीमा पर सेना की मुस्तैदी का आकलन करेंगे और कल भी उन्होंने सेना के अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी, बैठक की थी और सीमा पर जो हालात बने हैं उसका अवलोकन किया था। तो पिथौरागढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज हवाई सर्वेक्षण होना है। आर्मी चीफ बॉर्डर इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और कल उन्होंने बॉर्डर इलाकों का दौरा किया था, अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की थी। उत्तराखंड में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या को लेकर अनिल बलूनी की पहल सामने आई है। अनिल बलूनी ने संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात का समय मांगा है। बलूनी ने रविशंकर प्रसाद से मुलाकात के दौरान बीएसएनएल के साथ सभी मोबाइल कंपनियों को भी बुलाने का अनुरोध किया है। अनिल बलूनी ने रविशंकर प्रसाद को बताया है कि उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या है, जिसके चलते ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बलूनी ने लोगों से मोबाइल नेटवर्क को लेकर सुझाव भी मांगा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जन सरोकार के मुद्दों को लेकर हमेशा ही आगे रहते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अनिल बलूनी ने रविशंकर प्रसाद से समय मांगा है ताकि उत्तराखंड में कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सके। इसी से संबंधित मुद्दे पर चर्चा होनी है। बताया जा रहा है कि बीएसएनएल के साथ ही सभी मोबाइल कंपनियों को बुलाने का अनुरोध किया गया है। अनिल बलूनी की तरफ से रविशंकर प्रसाद को बताया है उन्होंने कि उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या है, जिसके कारण ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बलूनी ने लोगों से मोबाइल नेटवर्क को लेकर सुझाव भी मांगा है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जन सरोकार के मुद्दों को लेकर हमेशा ही आगे रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि जो समस्याएं वर्षों से चली आ रही हैं उसका समाधान किया जा सके, फिर चाहे वो दूरस्थ इलाकों में सड़क के निर्माण की बात हो या फिर कहीं नदी पर पुल बनाने की बात हो। और अब कनेक्टिविटी को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस मसले पर उनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद से समय मांगा गया है और इस मुलाकात के दौरान वो चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में, दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में कैसे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए, उस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। इससे पहले उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से सुझाव भी मांगा, राय मांगी है कि लोग ये बताएं कि किन किन इलाकों में ज़्यादा समस्याएं हैं और वहां पर कैसे व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। धनतेरस के मौके पर उत्तरकाशी बाजार में सुबह से ही जमकर रौनक देखने को मिल रही है। कोरोना काल में जहां बाजार सुनसान पड़े थे और लोग घरों से बाहर निकलकर शॉपिंग नहीं कर पा रहे थे, तो वहीं इस बार लोगों को जमकर खरीदारी करने का मौका मिला है। त्योहारी सीजन में बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कैसे बाजारों में लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर मास्क लगा रखा है। लंबे समय से कोरोना के चलते लोग परेशान थे, घरों में कैद रहने को मजबूर थे। ऐसे में त्योहारी सीजन में जब उनको बाहर निकलने का, शॉपिंग करने का मौका मिला, तो लोग बढ़ चढ़कर शॉपिंग करते हुए नजर आए। उधर कोटद्वार में धनतेरस पर कोरोना का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बाजारों में भीड़ तो देखी गई, लेकिन त्योहारों में भी व्यापार ठंडा ही रहा। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना के चलते लोग काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिसका असर अब उनके व्यापार पर भी पड़ रहा है और लोग कम खरीदारी कर रहे हैं। पटाखा व्यापारियों से लेकर दूसरे व्यापार से जुड़े लोग भी व्यापार कम होने से परेशान हैं। और चलिए आपको बताते हैं उत्तराखंड का कोरोना अपडेट। गुरुवार को उत्तराखंड में कोरोना के 451 नए मामले सामने आए और साथ ही 7 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। राज्य में कोरोना के अब तक 67,000 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 4,100 से अधिक केस अभी भी एक्टिव हैं।
दिवाली के त्योहार पर कोरोना बड़ी मुसीबत ना बन जाए, इसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में एक बैठक बुलाई। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि अगले 15 दिन विशेष सतर्कता बरती जाए और 4 मैदानी जिलों में इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है। सीएम ने कहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए। दिल्ली में सेकेंड या थर्ड जो भी वेव है वहाँ तेजी के साथ बढ़ी है और इस बीच में जो अनलॉकडाउन है वो पूरी तरह से लगातार हुआ है। मार्केट में सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कई बार ऐसा होता है कि उसका पूर्णतः पालन नहीं होता, तो इस कारण से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। सरकार का ये प्रयास है कि हम जो गाइडलाइन है, एसओपी है, उनका सही से पालन हो। कोरोना संक्रमित विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की मौत से उत्तराखंड ने एक तेज तर्रार युवा विधायक खो दिया। इससे समझा जा सकता है कि चाहे दिल्ली हो या फिर देहरादून, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बावजूद इसके बीजेपी हो या फिर कांग्रेस जिस तरह से अपने अपने आयोजनों में हर कोई व्यस्त है, गैदरिंग हो रही है, उससे खतरा बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 66,000 के पार पहुंच गया है। बुधवार को आए 783 नए मामले बताते हैं कि फेस्टिव सीजन में एक बार फिर कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी लगातार अलर्ट कर रहा है, तो उधर प्रशासन भी सख्ती बरतने का दावा कर रहा है, लेकिन पार्टियों के लिए न पुलिस की सख्ती काम करती है, न स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी। कोरोना की एसओपी और सियासी कार्यक्रम में तार तार हो रही है, फिर चाहे बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के। बंशीधर भगत बुधवार को हल्द्वानी में बिना मास्क पार्टी वर्कर्स के साथ बिहार विजय का जश्न मना रहे थे, तो प्रीतम सिंह डोईवाला में किसान रैली निकाल रहे थे। इस पर भी सुनिए किस तरह से जिम्मेदारी से बच रही हैं पार्टियां। मिल रहे हैं, मास्क के बिना लोग घूम रहे हैं। अभी आप 2 दिन पहले 3 दिन पहले देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो अपने दफ्तर में कार्यक्रम किए, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। रूलिंग पार्टी को ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। किस चीज का जुलूस निकालने के लिए मजबूर होना चाहिए? ऐसा क्या कारण था जो मजबूर होना पड़ा उनको? बीजेपी ने कोई ऐसी बात तो कही नहीं उनसे जो मजबूर हो जाए वो। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि सबको इसमें जागरूकता होनी चाहिए। इसमें दल विशेष की बात नहीं है, सभी को इसमें जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना का धीरे धीरे प्रकोप बढ़ रहा है। बीते दिनों में बीजेपी के 1.5 दर्जन नेता, विधायक, मंत्री संक्रमित हो चुके हैं। उत्तराखंड में कई मीटिंग करके दिल्ली लौटे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संक्रमित हो गए, लेकिन फिर भी कोई संभलने को तैयार नहीं। ये सत्ता की चाहत ही है कि कोरोना की कहर में भी नेता जिम्मेदारी से आंख मूंदने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। नेताओं के लिए न 2 गज की दूरी है और न ही मास्क जरूरी है। ऐसे में 2022 तक पहुंचते पहुंचते कितनी जिंदगियां दांव पर लगेंगी, कहा नहीं जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर खबर चलने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। आपको बता दें कि बुधवार को पुलिस पलटन बाजार में मास्क नहीं पहनने पर चालान काट रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि कल स्वास्थ्य विभाग की टीम बिना पीपीई किट और मास्क के लोगों का सैंपल कलेक्ट कर रही थी। हालांकि आज सैंपल ले रही स्वास्थ्य विभाग की टीम पीपीई किट के साथ ही मास्क पहने हुए नजर आई। राज्य में वापस लौटे प्रवासियों की बड़ी संख्या होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले युवाओं की है। गैरसैंण में कई ऐसे युवा हैं जो रेस्टोरेंट में काम करते थे। इनकी मांग है कि गैरसैंण का विकास ऐसा हो कि टूरिज्म भी बढ़े और रोजगार भी मिले। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुकी है। उसी गैरसैंण में लॉकडाउन में लौटे प्रवासी युवा अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। ये युवा मुंबई, रत्नागिरी, दिल्ली, गोवा में होटल रेस्टोरेंट में काम करते थे, लेकिन इन दिनों गैरसैंण में जहां भी काम मिल रहा है वो वहां कर रहे हैं। लेकिन चिंता ये है कि आगे क्या होगा। अगर अब इधर रोजगार मिलेगा तो फिर जाने के क्यों सोचेंगे, फिर नहीं सोचेंगे। फिर इधर रोजगार नहीं मिलता, फिर इसलिए थोड़ा इधर इसलिए है कि जाने का सोचेंगे। जब ये माहौल ठंडा हो जाएगा तब देखेंगे। अच्छा, पर फिलहाल तो ये है फिलहाल ऐसे अभी फिलहाल रोजगार ऐसे चल रहे हैं थोड़ा। रेस्टोरेंट और होटल में काम करने वाले इन युवाओं का कहना है कि सरकार का स्वरोजगार का प्लान अच्छा है, लेकिन उसमें होटल रेस्टोरेंट की स्कीम का जिक्र नहीं है।
वहीं इनकी मांग है कि सरकार को चाहिए कि राज्य में टूरिस्ट पॉइंट डेवलप करे, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे तो इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे लॉकडाउन में आए थे यहाँ पे, तो हमको मतलब इसकी जानकारी थी। बट आप देखेंगे कि जो स्वरोजगार योजना में जो स्कीम आई है उसमें होटल इंडस्ट्री का कहीं पे है नहीं सर। सर महाराष्ट्र से ऐसा सीखना चाहिए, जैसे वहाँ टूरिस्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, मंदिर है उनको डेवलप किया है और वहाँ पर टूरिस्ट लोग बहुत काफ़ी आते हैं। हम लोग वहाँ पर काम करते हैं तो वहाँ पर टूरिस्ट के उससे हम लोग यहाँ के कम से कम गैरसैंण इलाके के कम से कम 55-60 बच्चे वहाँ पर काम करते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में तमाम बातें सामने आई हैं, लेकिन बावजूद इसके जो प्रवासी हैं या जो युवा होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनका ये कहना है कि सरकार इसमें थोड़ी और रियायतें दे और इसको आसान बनाए, टूरिज्म को डेवलप करे, ताकि उत्तराखंड में भी टूरिज्म के साथ तमाम रोजगार के मौके जुड़ सके और यहाँ पर राज्य का डेवलपमेंट आसानी से हो सके और इनको अपना घर न छोड़ना पड़े। कैमरा से राकेश राउत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, गैरसैंण। चारधाम के साथ बॉर्डर तक रोड नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं लोगों का यह कहना है कि अभी भले ही थोड़ी मुश्किल आ रही हो, लेकिन इस रोड से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। ऑल वेदर सड़क में चारधाम की यात्रा को आसान बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। चीन सीमा तक सिक्योरिटी के लिहाज से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और इसी ऑल वेदर सड़क से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, खासतौर पर उन लोगों को जहां जहां से ये सड़क गुजर रही है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच लोगों का कहना है कि निर्माण की वजह से दिक्कतें भले ही हो, लेकिन भविष्य में उनको इसका फायदा मिलेगा और सीमाएं भी सुरक्षित रहेंगी। ये तो बहुत बड़ा विकास हुआ है यहाँ पहाड़ के लिए। ये रोड जो इतनी चौड़ी हुई है, ये यहाँ की जनता भूल नहीं पाएगी। मतलब ये बहुत बढ़िया हुआ यहाँ पहाड़ के लिए। पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट पर सवाल उठते रहे हैं। यहाँ तक कि सड़क की चौड़ाई 60 मीटर की जगह 5.5 मीटर रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है। इसके बावजूद न सिर्फ आम लोग बल्कि नेताओं को भी विकास की उम्मीदें हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने सड़कों की तरफ विशेष ध्यान दिया है। ये ठीक है कि खास तौर पर अगर मैं कहूँ कि वो हमारी एक चट्टान ऐसी रहेगी 82 के उसके बीच में, जिस दिन वो बन जाएगी, उत्तराखंड के अंदर सबसे अच्छी सड़क के रूप में उत्तराखंड के नाम को दिखाई देगी। ऑल वेदर रोड प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है और आम लोगों को उम्मीद है कि ऑल वेदर रोड से बेहतर भविष्य के दिन जल्दी आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं रॉक पाइथन। देहरादून के क्लेमेंट टाउन एरिया से इसे फॉरेस्ट टीम ने रेस्क्यू किया है। शेड्यूल 1 के इस इंडियन रॉक पाइथन को पहली बार देहरादून एरिया से रेस्क्यू किया गया। आबादी क्षेत्र से पकड़ने के बाद पाइथन को फॉरेस्ट एरिया में ले जाकर रिलीज कर दिया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही। दीपावली के बाद बीजेपी का प्लान सामने आया है। प्रदेश भ्रमण पर निकलेंगे बंशीधर भगत। प्रदेश की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे। 2022 के लिए कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं। दीपावली के बाद बीजेपी ने अपना प्लान तैयार कर रखा है और इसी प्लान के तहत प्रदेश भ्रमण पर निकलने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं का वो दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं को 2022 चुनाव के लिए एक्टिवेट करेंगे। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी अल्मोड़ा की बाल मिठाई और सिंगौड़ी की मांग दीपावली पर देश और दुनिया में जबरदस्त तरीके से होती है। रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा आने वाले पर्यटक यहाँ की बाल मिठाई, सिंगौड़ी, चॉकलेट और खेचुआ लेकर जाते हैं। 1865 में लाला बाजार के शाह परिवार ने इस मिठाई का आविष्कार किया। महात्मा गांधी ने भी 1929 में अल्मोड़ा आजादी आंदोलन में मिठाई का स्वाद लिया था। इसके अलावा पूर्व पीएम राजीव गांधी ने भी हरीश लाल शाह को दिल्ली 3 मूर्ति भवन में बुलाकर मिठाई का स्वाद चखा था। हमारी स्थिति वही है जो पुरानी थी। जो पुराने लोग हैं वो हमारे पास आते हैं। सन 1865 में हमारे बुजुर्गों ने ये मिठाई बनाई थी, तैयार की थी। आज हम 5वीं पुश्त में हैं। अल्मोड़ा आने वाले पर्यटक ही नहीं बल्कि यहाँ के निवासी भी अपने रिश्तेदारों को त्योहारों में मिठाई ही भेजते हैं। ये मिठाई कई दिनों तक खराब भी नहीं होती है।
मिठाई की मांग को देखते हुए अल्मोड़ा में दर्जनों दुकानें खुल गई हैं। अल्मोड़ा की जो प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं उनमें बाल, सिंगौड़ी और चॉकलेट जो सबसे ज़्यादा तादाद में बाहर को ले जाई जाती हैं यहाँ से, और यही सबसे ज़्यादा फेमस भी हैं। बाल मिठाई, सिंगौड़ी, चॉकलेट और केचुआ का जिक्र आते ही लोगों को अल्मोड़ा की याद आ जाती है, जहां से बाल मिठाई, सिंगौड़ी का आविष्कार हुआ। आज भी कुछ पुरानी दुकानों में 5वीं पीढ़ी मिठाई की बिक्री कर रही है, वो भी पुराने लकड़ी के मकानों में ही। देश भर में कई नई मिठाई बनी, लेकिन यहाँ की मिठाई आज भी लोगों के जहन में है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। लाखीराम जोशी पर कार्रवाई हुई है। सरकार के खिलाफ पीएम को पत्र लिखने पर यह कार्रवाई की गई है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। पार्टी से निलंबित किए गए हैं लाखीराम जोशी। निलंबन के बाद जोशी को नोटिस भेजा गया है। हफ्ते भर में जोशी से जवाब मांगा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बीजेपी से जुड़ी हुई। लाखीराम जोशी पर कार्रवाई हुई है। सरकार के खिलाफ उन्होंने पीएम को पत्र लिखा था, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी से निलंबित कर दिए गए हैं लाखीराम जोशी। साथ ही निलंबन के बाद जोशी को नोटिस भेजा गया है और हफ्ते भर के भीतर उनसे जवाब मांगा गया है। नैनीताल नगर पालिका में तेल का खेल सामने आया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पालिका अध्यक्ष ने 3 ड्राइवरों को हटा दिया है और साथ ही साथ जांच कमेटी को आदेश दिया है कि 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करें। निकाले गए तीनों कर्मचारियों ने आरोपों को निराधार बताते हुए पालिका के सामने आत्महत्या करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सफाई कर्मचारी संगठन ने तीनों को समझाया। आरोप है कि जब ये तीनों ड्राइवर वाहन चालक रहे थे तब डीजल का बिल 10 लाख के करीब था, जबकि इनके हटने के बाद बिल 3 से 4 लाख रुपए के बीच आ गया। चंपावत के लोहाघाट थाने की पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये तीनों बताया जा रहा है कि इलाके में चरस बेचने का काम किया करते थे। चेकिंग के दौरान इन तीनों को धर दबोचा गया। तीनों आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। इंडो नेपाल बॉर्डर सील होने के बावजूद खटीमा के झनकुइया थाना क्षेत्र के एसएसबी ने बॉर्डर पार से तस्करी जो चल रही थी उसको लेकर एक्शन लिया है। एसएसबी ने 9 लाख की तस्करी के साथ एक पिकअप को सीज किया है। बॉर्डर पर की जा रही तस्करी में खाद्य सामग्री सहित कपड़े भी बरामद किए गए हैं। हालांकि तस्कर भागने में कामयाब रहे। एसएसबी ने तस्करी सामग्री जब्त कर कस्टम को सौंप दिया है। और लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।